हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण विधियां होती हैं उनको कवर करेंगे। सो दिस इज आवर वीडियो नंबर 3 इन द सीरीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट विधियां हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। These are very very important, तो ध्यान से सुनना। मैं एक एक चीज को बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी एंड इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगी जहां पे हम अदर जो विधियां हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वो वीडियो जरूर आप देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे विधियों में इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो मनोविज्ञान का सबसे ओल्डेस्ट विधि मेथड माना जाता है और ये किसने दिया था? स्ट्रक्चरलिज्म की देन है। यानी जो संरचनावादी थे, संरचनावादी में कौन कौन आ जाते हैं? विलियम वुंट और टिचनर। इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। तो इन लोगों के द्वारा ही इस विधि को लाया गया। तो संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें उनके अनुसार जो अपने आप को जांचने की जो विधि होती थी, अपने अंतःमन में देखने की, अपने स्वयं को जांचने की विधि जो है उसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता था। बेसिकली इसका काम था कि हमारा जो चेतन अनुभूति है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको समझना। सो यहाँ पे आपको 2-4 बातें याद रखनी है कि विलियम वुंट ने, आपको विलियम वुंट का याद रखना है कि 1879 में इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में क्या किया था? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी इन्होंने स्थापित की, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इनके जब इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की उसके बाद से मनोविज्ञान को जो है एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में देखा जाने लगा। इससे पहले मनोविज्ञान केवल क्या था? एक फिलॉसफी का पार्ट था। तो विलियम वुंट और टिचनर जो है उन्होंने संरचनावादी की नींव रखी, स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसकी नींव रखी। और ये कहते थे कि हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो चेतन है, जो हमारी अवेयरनेस है एट प्रेजेंट टाइम पे, उनको हम समझते हैं, उनका अध्ययन करना स्ट्रक्चरलिज्म की खासियत थी। जैसे कि आपके मेंटल प्रोसेस क्या है उसके कंपोनेंट्स का अध्ययन करना, यानी आपकी मानसिक स्थिति जो अभी है उस मानसिक स्थिति का अध्ययन करना कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में, स्ट्रक्चरलिज्म में होता था। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विधि थी वो थी इंट्रोस्पेक्शन, मतलब स्वयं पे ही इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद के अंतर्मन में झांक करके देखना। तो यहां पर क्या है कि ये पुराना मेथड है पहला। दूसरा, यहाँ पर चेतन अनुभूति को जांचने के लिए इस विधि को लाया गया। इस विधि में सारा काम क्या था कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है एट प्रेजेंट टाइम पे, उसको जांचना कि व्यक्ति कैसे सोचता है, दिमाग में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसको कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में तोड़ के देखना इनका काम था। और इसमें आत्मनिरीक्षण शामिल है, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक व्यक्ति करता है। इसके स्टेप्स होते हैं 3, जिसको मैं एक उदाहरण के साथ आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, डिस्कस करूंगी। 3 स्टेप है। पहला कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम सबसे पहले किसी भी स्थिति, परिस्थिति की बाह्य उसका विश्लेषण करते हैं। तो बाहरी आवरण, बाहरी चीज का पहले विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद एक मेंटल स्टेट हमारी उत्पन्न होती है किसी चीज को लेकर के, एंड उसके बाद हम स्वयं पर अध्ययन करके एक राय बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने कविता पढ़ी, एक बच्चे ने क्लासरूम में कविता सुनी या उसने कविता पढ़ा, और कविता को पढ़ने के बाद या कविता को सुनने के बाद वो बच्चा बोलता है कि कविता बहुत मधुर है, कविता बहुत ही सरल है। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चा इस कंक्लूजन पे आया सुनने के बाद कि कविता कैसी है? सुंदर है, कविता सरल है, मधुर है, बहुत अच्छी है। तो ये क्या है? उसने इंट्रोस्पेक्ट किया। सबसे पहले उसने बाहरी वस्तु पर ध्यान दिया, यानी पहले उसने कविता पे अपना अटेंशन दिया, ध्यान दिया कविता पे। उसके बाद उसके अंदर एक मेंटल स्टेट आई कि जो कविता है वो बहुत अच्छी है, कविता बहुत सुनने में मधुर है। उसके बाद उसने एक राय बनाई कि कविता कैसी है? कविता सरल है और कविता मधुर है। तो यहां पर क्या है कि उस बच्चे ने अपनी खुद की मनोदशा पर क्या किया? इंट्रोस्पेक्ट किया। उसने कविता सुनी, उसने मेंटल स्टेट बनाया कि ये कविता मुझे अच्छी लग रही है। वो उस मेंटल स्टेट में आया
और उसके बाद उसने एक राय बनाई कि जो मैंने कविता अभी अभी सुनी है ये वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, आवर फीलिंग्स, आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम अपनी चेतन का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे व्यक्ति खुद के ही परिस्थिति, किसी भी वस्तु परिस्थिति के संदर्भ में करता है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का। दूसरा मेथड क्या आता है? अवलोकन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और सबसे ज्यादा आमतौर पे आप देखेंगे इस विधि का यूज किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ये जो विधि है व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई, बिहेवियरिज्म, जहां पर आप बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि ये एक वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की विधि होती है जिसमें व्यवहार या किसी भी घटना को देख करके उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी आप किसी बच्चे के व्यवहार को देखेंगे, किसी घटना या किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके व्यवहार के बारे में एक सिस्टमैटिक जब आप अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं उसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है? दो प्रकार के ऑब्जर्वेशन हमारे शामिल होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो वो होता है जहां पर आप पार्टिसिपेंट होकर के ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है जो नॉन पार्टिसिपेंट या जिसे हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ये पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जहां पे टीचर खुद बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके उनके व्यवहार का अवलोकन किसी भी एक्टिविटी के दौरान करता है। जैसे मैं आपका ऑब्जर्वेशन अगर करना चाहती हूँ क्लासरूम में, तो मैं क्या करूंगी कि मैं आपके साथ उस एक्टिविटी में सहभागी की भूमिका निभाऊंगी। मैं आपके साथ उसमें आपको एज अ फैसिलिटेटर में मदद करूंगी, और साथ के साथ मैं आपका ऑब्जर्वेशन भी वहां पे करूंगी। तो यहाँ पे टीचर खुद ब खुद शामिल होता है किसी परिस्थिति में, किसी एक्टिविटी में, क्लासरूम इंटरेक्शन में, और देन वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है। इसी तरह नेचुरल क्या होता है? जो कि एक बच्चे के एक बच्चे के क्लासरूम में हो सकता है। ठीक है, जो आप क्लासरूम में कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में जो आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। और नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेंट भी इसी को कहते हैं जहां पे टीचर दूर से ही बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है। बच्चों को यहाँ पता नहीं है, बच्चा यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को पता होता है कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, लेकिन नेचुरल ऑब्जर्वेशन में टीचर दूर से ही बच्चों को ऑब्जर्व करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी मैंने कंडक्ट कराई, तो मैं दूर से ही बच्चों के व्यवहार को देख रही हूँ, उनको मैं बिना बताए ही क्या कर रही हूँ? ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो ये आपका नॉन पार्टिसिपेंट होता है, जहां टीचर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो नेचुरल स्थिति में बिना बताए कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से ऑब्जर्व ना करके नेचुरल स्थिति में ही वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ स्टेप्स भी होते हैं जो मैं फटाफट से डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ना हम हर चीज पे नहीं करते हैं। अगर आपको किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना है तो आप स्पेसिफिक होते हो, वहां पे आप पहले चयन करते हो कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है। आप पहले क्या करते हैं? चयन करते हैं कि आपको उसका बिहेवियर क्या चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि वो कैसे बात करता है, या आपको ये चेक करना है कि वो लंच लाता है कि नहीं लाता है, या आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर जो है एबिलिटी कितनी है लिखने की, पढ़ने की। आपको क्या चेक करना है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं होता कि हम हर व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, हम वहां पे सिलेक्टेड होते हैं। तो पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन मेथड का होता है कि हम चयन करते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है। दूसरा क्या होता है कि आप वहां पे आलेखन करते हैं। आप क्या करते हैं? उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। आप जो ऑब्जर्व करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। एंड थर्ड नंबर पे क्या होता है कि आप एक कंक्लूजन पे जाते हैं। आपने एक कंक्लूजन बनाया उसके ऑब्जर्वेशन को चेक करने के बाद। सो ये स्टेप्स होते हैं कुछ। आप चयन कर रहे हो, फिर आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, आलेखन कर रहे हो उसको, एंड आप उसके बाद एक कंक्लूजन पे जा रहे हो। सो ये क्या है? आपके स्टेप्स हैं अवलोकन विधि के। सो आई होप आपको अवलोकन विधि यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ इसके मेरिट और डीमेरिट भी होते हैं।
इसका लाभ क्या है अवलोकन का कि यह वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा, सभी प्रकार के बालकों को हम यहाँ पर जांच सकते हैं। अवलोकन विधि की एक खासियत है कि आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा है किसी भी प्रकार का, आप उसका अवलोकन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है और यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हम बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे इसका लाभ है कि तुलनात्मक अध्ययन, आप बहुत सारे बच्चों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन मेथड से। इसकी हानि क्या है कि कई बार बायसनेस यहाँ पे पाई जाती है। कई बार टीचर किसी बच्चे के साथ बायस होता है तो वहां पर उसका जो निरीक्षण होता है या उसकी जो कंक्लूजन होती है वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण होती है, कहीं ना कहीं उसमें एरर होता है बिकॉज ऑफ बायसनेस। अगर एक टीचर किसी बच्चे से बायस होता है तो वो उसके बारे में अगर कुछ गलत भी देख रहा है तो फिर भी वो उसको इग्नोर करता है, कहीं ना कहीं एक पक्षपात वहां पे आ जाता है। तो ये एक इसकी कमी है। दूसरा कि हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड में केवल और केवल बाहरी पक्ष का ही निरीक्षण कर पाते हैं। एक व्यक्ति के इंटरनल क्या चल रहा है, हम उस व्यवहार का अध्ययन करना ऑब्जर्वेशन में मुश्किल होता है। हम केवल उसके बाहरी व्यक्तित्व, बाहर से जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो ओवर्ट है, जो सामने है, हम सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर बच्चे का अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इनर क्या है, उसको ऑब्जर्व करना यहाँ पर मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये था आपको ऑब्जर्वेशन मेथड का कुछ इसकी कमियां, और इसके लिए कुशल शिक्षक की जरूरत होती है। कई बार प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव ऑब्जर्वेशन मेथड में पाया जाता है। तो ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ लाभ और कुछ उसकी हानियां, जो आपको जस्ट बेसिक याद रखना है। हो सके तो आप नोट्स इसके बना लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ हानि क्या होगा, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का सबसे बड़ी हानि क्या होती है ना, कि यहाँ पर अगर हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो चेतन अनुभूति हर बार सेम नहीं होती है। आपकी चेतन अनुभूति चेंज हो सकती है। तो सबसे बड़ा इसका एक डीमेरिट है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कि हमारी चेतना सेम नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, उसमें चेंज आता है। तो बहुत मुश्किल होता है एक वैलिड रीजन, वैलिड कंक्लूजन पे जाने में। जैसे मान लो मुझे आ रहा है गुस्सा, मुझे अगर इस समय पे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अगर इंट्रोस्पेक्शन करूं, हो सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन करते करते मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं थोड़ा चेयरफुल मूड में आ जाऊं। तो कहने का मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस अभी हो सकता है आप कुछ और, आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, थोड़े देर बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी निष्कर्ष निकलते हैं इंट्रोस्पेक्शन में वो बहुत रिलायबल नहीं होते हैं, हम उनको विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी इंट्रोस्पेक्शन की यही है कि हमारी चेतन अनुभूतियों में बदलाव आता है, फिक्स नहीं होती है, इसीलिए जानकारी जो होती है उस पर हम रिलायबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। अब चलते हैं तीसरी विधि पे मनोविज्ञान की। तीसरी विधि आती है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझना, इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब 2-4 बात याद रखना। पहला प्रश्न ये आपका बनता है कि कौन सा मेथड है जहां पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट मेथड होता है। इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, अभी आप इतना ही समझो कि आप वेरिएबल्स में बदलाव लाते हैं। सो अब ये वेरिएबल क्या है, ये चर क्या है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो बदलते हैं, जिसमें बदलाव आता है। क्या आता है, बदलाव आता है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है मेरे पास, ये वेरिएबल नहीं है। ये जो पेन है, मान लीजिए ये एक पेन है, ये मार्कर है, ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसका कलर अलग हो सकता है, ब्लैक ब्लू कलर, इसका साइज, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है। तो पेन वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसका साइज, इसका शेप, इसका आकार प्रकार अलग हो सकता है। तो इस पेन का जो साइज है, जो रंग है, जो आकार है, जो वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये पेन वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जो बदलते हैं, जिनमें बदलाव आता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल्स में बदलाव लाते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड में, ताकि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सके।
तो ये कॉज एंड इफेक्ट को हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इतना भी आप आगे समझो। अब देखो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल होते हैं इंपॉर्टेंट वेरिएबल 2 होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। एक्सपेरिमेंट मेथड में दो वेरिएबल होते हैं, पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज कहते हैं, जो कारण होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो प्रभाव होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन दोनों के अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, बदलाव करते हैं और एक कारण और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड में। इस विधि में हाइपोथेसिस परिकल्पना को, किसी भी हाइपोथेसिस को वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी देखो गाइज, इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा वेट करो, पहले हम स्टेप्स कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल दूंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टेप्स देख लेते हैं। पहले स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि समस्या की पहचान करना। एक्सपेरिमेंट मेथड में आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको डिफाइन करना। डिफाइन और आइडेंटिफाई दोनों ही फर्स्ट स्टेप में आ सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेप, उसके बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं, आप कुछ हाइपोथेसिस खुद से क्रिएट करते हैं जो सही नहीं होती है। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी परिकल्पनाएं जिन्हें आप टेस्ट करते हो बाद में कि ये सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है, मान लो किसी बच्चे की राइटिंग खराब है, ये मेरी समस्या हो गई कि उसकी हैंडराइटिंग खराब है, वो स्पेलिंग गलत लिखता है, ये एक कारण है। ये क्या है? कारण है। हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि मैं इनको कैसे ठीक करूंगी। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? मैं बहुत सारे हाइपोथेसिस बना लूंगी कि मैं उनको एक पेज राइटिंग लिखने के लिए दूंगी। पहला हाइपोथेसिस कि मैं उनको एक पेज राइटिंग लिखने के लिए दे दूंगी। दूसरा हाइपोथेसिस क्या है कि हो सकता है कि वहां पे बच्चे को अल्फाबेट ना पता हो सकता है, तो मैं उनको दूसरे नंबर पे अल्फाबेट सिखा दूंगी। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है कि मैं ना शुरू से उनको सिखाऊंगी। तो हाइपोथेसिस क्या है कि आपके संभावित जो आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, कि आप इसको कैसे दूर करोगे। तो आप कुछ टेंटेटिव हाइपोथेसिस अपने रखते हैं, आप बनाते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आप एक डिजाइन बनाते हैं कि आप इन हाइपोथेसिस को एक एक करके कैसे टेस्ट करोगे। तो डिजाइन बनाना आपका तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट को। अब आप फाइनली एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। आपने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे फॉर्मुलेट किए थे उनको आप बारी बारी से टेस्ट करते हैं कि सही क्या है। तो जब हम हाइपोथेसिस को बारी बारी से टेस्ट करते हैं तो वहां पे आपका कंडक्ट करना आ जाता है एक्सपेरिमेंट को, और फिर 5वें नंबर पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। हो सकता है कि इनमें से एक हाइपोथेसिस, मेरा पहला वाला हाइपोथेसिस सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। बिकॉज हाइपोथेसिस क्या है? आपके टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं, है ना, कि ऐसे 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 आप इसको एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आपका हाइपोथेसिस क्या है? आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करके देखते हो। तो जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो वो आपका इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, मूल्यांकन हम करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट का। तो दीज आर द स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक बार और लास्ट में एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, देखिए एक एग्जांपल देती हूं कि मान लो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, मेरा एक एक्सपेरिमेंट ये है कि ब्रेकफास्ट करना बच्चों के टेस्ट स्कोर पर क्या प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कुछ भी आप इसको मान सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट करना, बच्चों का ब्रेकफास्ट करना उनके टेस्ट स्कोर पे क्या प्रभाव डालता है। ये मेरे पास एक समस्या है, मुझे इसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो अब इसमें मेरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, आइए बात करते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें प्रयोगकर्ता बदलाव करता है, जिसमें मैं चेंज ला सकती हूं, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो मेरा कारण होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर होता है, जिसमें मैं मैनिपुलेशन कर सकती हूं, बदलाव ला सकती हूं। यहां पर बदलाव किस में ला सकती हूं?
मैं अब यहाँ पर ये चीज जांचने के लिए ब्रेकफास्ट में बदलाव ला सकती हूँ। हो सकता है मैं किसी दिन कुछ बच्चों को ब्रेकफास्ट ना दूं सुबह, हो सकता है कि मैं एक ग्रुप को ब्रेकफास्ट दूं, एक ग्रुप को ब्रेकफास्ट ना दूं और एक ग्रुप को मैं ब्रेकफास्ट दूं। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्रेकफास्ट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें मैं बदलाव ला रही हूं। एक दिन ब्रेकफास्ट दिया, एक दिन नहीं दिया, चेंजेस ला रही हूं ये देखने के लिए कि उनके टेस्ट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट स्कोर है ये क्या है हमारा, ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मापा जाता है। समझ रहे हो, जैसे ब्रेकफास्ट उनको दूंगी या नहीं दूंगी इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उनके टेस्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो जो टेस्ट है वो प्रभाव है, वो इफेक्ट है, वो क्या इफेक्ट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें प्रयोगकर्ता चेंज नहीं ला सकता। अब मैं टेस्ट स्कोर में बदलाव नहीं ला सकती हूं, उसके लिए तो पहले मुझे ब्रेकफास्ट का आगे पीछे करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना था कि बच्चों को ब्रेकफास्ट करना उनके टेस्ट स्कोर पे क्या प्रभाव डालता है, उनकी स्टडी पे क्या प्रभाव डालता है। तो मेरे पास कारण क्या है, ब्रेकफास्ट। मैं इसमें क्या लाऊंगी, बदलाव लाऊंगी। कुछ ग्रुप को मैंने ब्रेकफास्ट दिया दो दिन और कुछ बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट नहीं दिया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट के टाइमिंग में, ब्रेकफास्ट देने में बदलाव ला रही हूँ। ये कैसा चर है, ये इंडिपेंडेंट चर है जिसमें एक प्रयोगकर्ता बदलाव ला सकता है। लेकिन टेस्ट स्कोर में मैं बदलाव नहीं ला सकती क्योंकि टेस्ट स्कोर डिपेंड करता है कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट दिया या नहीं दिया। हो सकता है कि जिसको मैंने ब्रेकफास्ट नहीं दिया उनका स्कोर क्या आया, उनका स्कोर बहुत लो आया, उनका स्कोर बहुत कम आया, और जिसको मैंने ब्रेकफास्ट 7 दिन दिया उसका स्कोर ज्यादा आया। तो अब आप देखोगे कि स्कोर जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, किसकी वजह से, ब्रेकफास्ट करने ना करने की वजह से। तो टेस्ट स्कोर जो होते हैं वो इफेक्ट होता है कि कारण का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इस कारण का इफेक्ट उस स्कोर पर पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे ये एक और एग्जांपल देती हूँ लास्ट की। मान लो कि मुझे ये देखना है कि लाइट का इफेक्ट मेरी आंखों पे कैसे पड़ता है। तो अब क्या है, लाइट का इफेक्ट क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसमें चेंज ला सकती हूँ, किसी दिन लाइट जला दूंगी, किसी दिन ज्यादा लाइटें ले आऊंगी और ये देखूंगी कि मेरी आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आंखों पे इफेक्ट पड़ना डिपेंडेंट हुआ और लाइट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेटर चेंज लाता है, जो कॉज है, जो कारण है, और उस कारण से जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट के बाद होता है। ठीक है, सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो यहाँ पे 3 मेथड को आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में अदर मेथड भी मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, सो सेशन को अब एंड करते हैं फाइनली। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी फीडबैक आपको देना हो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप सभी लोग उसको भी देखना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।